जय हिंद साथियों। वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आपको पता है कि एसएससी एमटीएस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। तो जब तक साथियों आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली जीके के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। आज साथियों हमने क्लास में टॉप 35 प्रश्नों को लिया है। तो साथियों जितने भी प्रश्न एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों टॉप 35 प्रश्नों को आप इस प्रकार से देखिएगा कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूं और मुझे ये प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। जब साथियों आप इस प्रकार से क्लास को देखेंगे तभी आपको क्लास में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और साथियों इन प्रश्न का उत्तर आप अपने मन में टिक करते चलिएगा और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताना कि टॉप 35 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए। इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न है साथियों, कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे साथियों सबसे ठंडे ग्रह के रूप में आता है। तो साथियों वह ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है यूरेनस, ऑप्शन बी है नेपच्यून, ऑप्शन सी है बुध और ऑप्शन नंबर डी है मंगल। तो साथियों बात करें सबसे ठंडे ग्रह की, तो साथियों सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है यूरेनस। कौन सा है? तो साथियों यूरेनस जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह के रूप में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक उत्तर आप कमेंट में बताइएगा साथियों कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। साथियों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताना कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में करवाया हूँ। तो सबसे बड़ा ग्रह इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न साथियों, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। साथियों प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न की वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को, साथियों भूकंप की तीव्रता को यहाँ पे बात हो रही है, तो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो कौन सा है साथियों? वह है रिएक्टर स्केल। कौन सा है? तो साथियों रिएक्टर स्केल जो है यह भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। साथियों संविधान से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के अधिकार से, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा के अधिकार से संबंधित है साथियों आर्टिकल 21A। साथियों आर्टिकल 21 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके लिए साथियों। यह एसएससी जीडी के पिछली बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था साथियों, यह कि कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21A जो है साथियों यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार लगा के चलिए, हो सकता है आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि शिक्षा के अधिकार से अनुच्छेद 21A संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न की किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाता है। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न ने बोला है कि किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित, कौन सा? तो साथियों भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। तो साथियों यह है साथियों हल्दिया बंदरगाह। साथियों कौन सा बंदरगाह? तो हल्दिया बंदरगाह को साथियों भारत का पहला हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों हल्दिया बंदरगाह। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न है कि किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि अंतरिक्ष शैवाल किस शैवाल को कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार लगा के चलिए साथियों। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जानते हैं। तो यह साथियों क्लोरेला वल्गारिस को जानते हैं। कौन? तो साथियों क्लोरेला वल्गारिस जो है साथियों इसको हम अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरेला वल्गारिस अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। पहले तो साथियों इसको आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में पक्का पूछ सकता है। देखिए प्रश्न की उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। साथियों द्वीप का नाम हमें बताना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि जो कच्चा थीवू है साथियों, कच्चा थीवू यह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित द्वीप है। और कई बार साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पाक जो है साथियों पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य साथियों पाक जल डमरू मध्य या किन दो देशों के बीच में पाया जाता है। तो साथियों जो पाक जल डमरू मध्य है साथियों यह भारत और श्रीलंका किसके बीच में साथियों? तो भारत
और श्रीलंका साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच में यह पाया जाता है। एग्जाम में साथियों ऑप्शन भारत और पाकिस्तान भी दे देता है, तो कई बच्चे क्या होता है पाक नाम समझ के वो पाकिस्तान पर टिक लगा के आते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में। बट साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में साथियों पाक जलडमरू मध्य पाया जाता है। तो यह भी आप नोट में लिख लीजिएगा साथियों। ये एयरफोर्स के ग्रुप वाई 2019 में पूछा गया प्रश्न था। जो ग्रुप वाई का एग्जाम हुआ था साथियों एयरफोर्स का, उसमें पूछा गया था कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य पाया जाता है। तो साथियों पाल्क जलडमरू मध्य है। यह 2019 में साथियों एयरफोर्स के ग्रुप वाई एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका प्रश्न साथियों आपसे प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे पूछा है कि उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो साथियों भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित द्वीप कच्चा थीबू है, और भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित जलडमरू मध्य क्या है। तो साथियों आप पाल्क जलडमरू मध्य इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इसको दिमाग में बैठा के चलिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि आरबीआई के पहले भारतीय, बात यहाँ पे साथियों पहले भारतीय की हो रही है, तो पहले भारतीय गवर्नर कौन है। तो ये थे साथियों सीडी देशमुख। कौन है साथियों, तो सीडी देशमुख जो है साथियों भारत के पहले आरबीआई गवर्नर हैं। साथियों रिजर्व बैंक इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। प्लीज़ साथियों जितने भी दोस्त आपके एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न की निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जितने भी प्रश्न साथियों एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं किसी न किसी शिफ्ट में साथियों, चाहे एसएससी सीपीओ सीजीएल या सीएचएसएल, उसी में यहाँ पूछा गया प्रश्न है, उसी से हम साथियों इस प्रश्न को आपको ढूंढ के ला करके करवा रहे हैं। तो प्रश्न साथियों कि किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है साथियों कि मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। तो साथियों यह वर्ष था 21 जनवरी 1972। कौन सा वर्ष था, तो 21 जनवरी 1972 का समय था साथियों जब मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 21 जनवरी 1972 इज द राइट आंसर। साथियों यदि आप एसएससी जीडी की भी तैयारी करते हैं साथियों तो आपके लिए 6 सितंबर से साथियों इस चैनल पर जीके की साथियों और हिंदी की, जीके हिंदी, उसके बाद में आपकी जो साथियों रीजनिंग होती है, इन तीनों की क्लास साथियों आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो ऐसे में साथियों एमटीएस वाले बच्चे कमेंट करते हैं कि मुझे साथियों एमटीएस की क्लास कब होगी। तो जो साथियों आपकी जीडी की जब वीडियो आएगी तो उसमें से आप जीके का प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि साथियों जीके का कोई तोड़ नहीं होता। जीके लगभग समान रहता है एसएससी के लिए, तो जीके कहीं से भी पूछ लेता है, और एमटीएस में जो कट ऑफ जाती है वह जीके के ही प्रश्न पे जाती है। तो साथ में साथियों जीके और अंग्रेजी जो होती है एमटीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो साथियों हमने आपसे वादा किया था कि मैं जीके का प्रैक्टिस सेट आपको एमटीएस के एग्जाम तक करवा दूंगा। तो जब साथियों हम एसएससी जीडी का जब क्लास अपलोड करेंगे तो उसमें से साथियों आप जीके वाला पोर्शन देखना मत भूलिएगा। स्टार्ट में साथियों हम जीके ही करेंगे, तो आप जीके जरूर देख लीजिएगा। ये जो जीके रहेगा साथियों एसएससी जीडी, साथियों एसएससी जीडी और एमटीएस इन दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। तो जीडी और एमटीएस को ध्यान में रखते हुए जीके का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो यही साथियों आपके लिए एक सूचना था। तो आप इसको, यदि आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जीडी वाला क्लास और एमटीएस के बच्चे जो हैं उसमें से जीके वाला पोर्शन जरूर देखना। आपके लिए साथियों जीडी और एमटीएस दोनों ही एक लेवल का रहेगा, तो उसी हिसाब से साथियों हम जीके का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपको। तो चलिए साथियों हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न की कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, साइंस से संबंधित प्रश्न साथियों, बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यदि साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछता है साथियों तो आपसे बायोलॉजी और बॉटनी इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो प्रश्न की कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। जो न्यूक्लिक एसिड होता है और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कौन सा साथियों विटामिन है जो मदद करता है। तो देखिए साथियों विटामिन B10 जो है साथियों विटामिन B10 है। यह एसिड न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों विटामिन B10। विटामिन B10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा कि विटामिन B10 न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 10 है साथियों एमटीएस में इस अकॉर्डिंग के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए साथियों कैसा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए माध्यम के
तापमान में साथियों कौन सा, तो माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। देखिए साथियों माध्यम का तापमान है तो उसमें जो वृद्धि होती है, जो ध्वनि होती है आपकी, ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। यदि मध्यम तापमान है तो उसमें आपकी ध्वनि की गति कैसी रहेगी, गति में कमी हो जाएगी या गति बढ़ती है या अपवर्तित रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को क्या करती है, तो साथियों गति को बढ़ाती है। क्या करती है, तो गति को बढ़ाती है, ना कि साथियों गतियों में कमी करती है, ना तो अपरिवर्तित रहता है, बट साथियों गति को बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मध्यम माध्यम का तापमान है तो उसमें साथियों ध्वनि की साथियों जो वृद्धि होती है उसकी गति को यह बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न की चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक फास्फाइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 12 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की निम्न नीचे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, तो निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। यानी जो जोड़ी इनसे संबंधित नहीं है, यानी जिनकी राज्य और राजधानी आपस में नहीं मिल रही हैं, वह किसी दूसरे राज्य की राजधानी है, तो वही हमको छांटना है। तो देखिए साथियों ऑप्शन है तेलंगाना हैदराबाद, ऑप्शन बी है असम की दिसपुर, ऑप्शन नंबर सी है लक्षद्वीप कावारत्ती और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश लखनऊ। तो बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, ऐसा प्रश्न तो कक्षा 2 का बच्चा भी बता सकता है। तो देखिए साथियों इसकी जो बेमेल जोड़ी है साथियों, बेमेल जोड़ी क्या हो जाएगी, तो साथियों मध्य प्रदेश लखनऊ। मध्य प्रदेश का साथियों क्या होगा, तो मध्य प्रदेश का साथियों भोपाल होगा। साथियों क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो आपको पता ही है। तो हमें बेमेल जोड़ी निकालना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होती है, असम का दिसपुर और लक्षद्वीप की कावारत्ती होती है। तो और साथियों यहाँ पे हमें बेमेल निकालना था जो इनसे मिल नहीं रहा है, तो मध्य प्रदेश का साथियों भोपाल होगा ना कि लखनऊ। तो इसीलिए साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, पृथ्वी की आयु की गणना किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। साथियों जो पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, स्टार लगा के चलिए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्का पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न। यदि एग्जामिनर फुल मूड में रहेगा तो आपसे ऐसे प्रश्न की डिमांड कर सकता है। तो देखिए साथियों जो पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो उसमें साथियों हम करते हैं कार्बन का। किसका साथियों, तो कार्बन का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कार्बन का प्रयोग पृथ्वी की आयु की गणना में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कार्बन। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, प्रश्न की किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगा के चलिए, पक्का पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। और ऐसे प्रश्न साथियों एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो प्रश्न की किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। साथियों भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है साथियों। तो साथियों यह कहा जाता है भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को। किन्हें, तो साथियों लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों। अब तक साथियों हमने टॉप 14 प्रश्न कर लिए हैं, टॉप 35 प्रश्न हमको करना था, तो 14 प्रश्न तक हम आ चुके हैं साथियों। तो इसका उत्तर आप भी अपने मन में टिक करते चलिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 35 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और साथियों क्लास को इस प्रकार से देखिएगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और मुझे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। मैं एग्जाम हॉल में बैठ के ये प्रश्न सॉल्व कर रहा हूँ। जब इस अकॉर्डिंग से देखेंगे साथियों तभी आपको क्लास में मज़ा आएगा और आपको पढ़ाई भी समझ में आएगी। कोई भी वीडियो हो साथियों हमें इसी प्रकार से देखना चाहिए। जब हम सीरियस मूड से किसी भी पढ़ाई को करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिट साबित होती है। तो आप ऐसे ही देखना कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, मुझे ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। तो 14 प्रश्न हम कर लिए साथियों, 35 प्रश्न का लक्ष्य है हमारा। चलिए अब हम 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है साथियों। किसका, तो भारतीय रेलवे का जनक। ध्यान में रखिएगा साथियों, एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भारतीय रेलवे का जनक साथियों लॉर्ड डलहौजी को मानते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 15 है, एक बात आप ध्यान में रख के जाइएगा साथियों, देश की राजधानी और मुद्रा से संबंधित 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसको आप साथियों एक बार पढ़ के जाइएगा। लेकिन आपके एग्जाम से पहले मैं साथियों देश की राजधानी जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं एसएससी के लिए और उनकी मुद्राएं जो होती हैं उनके बारे में आपके लिए एक वीडियो में आपको 2 या 3 दिन में दे दूँगा। तो आप वह क्लास जरूर देख लीजिएगा। उसमें संपूर्ण देशों की मुद्रा और उनकी राजधानी के नाम रहेंगे, आप वह क्लास जरूर देखना।
इससे साथियों 2 या 3 प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए 15 नंबर के प्रश्न में भी है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है। देखिए साथियों चिली एक देश है, आप ध्यान में रखिएगा कि चिली एक देश का नाम है। तो चिली की मुद्रा क्या है, चिली की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए पेसो, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन नंबर सी डॉलर और ऑप्शन नंबर डी पाउंड। तो चिली देश की मुद्रा हमसे पूछा है, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा चिली की मुद्रा का क्या नाम है। तो साथियों इसका नाम है पेसो। क्या है? तो साथियों पेसो जो है यह चिली की मुद्रा का नाम है। तो पेसो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चिली की मुद्रा है पेसो। बहुत ही अच्छा प्रश्न था साथियों, पेसो चिली की मुद्रा। जैसे भारत की मुद्रा का नाम क्या है, तो इसको हम रुपया कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रुपया कहते हैं। और रुपया का प्रतीक अब क्या है साथियों? इस प्रकार से हो गया। तो रुपया को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, और भारत की मुद्रा रुपया, तो उसी प्रकार से चिली की मुद्रा पेसो। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न है कि लखनऊ से 1857 की विद्रोह का नेता कौन है। इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था साथियों, यह 1857 में हुआ था। आप इसको ध्यान में रख के चलिएगा कि प्रथम स्वतंत्रता साथियों कौन सा, तो साथियों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम साथियों यह 1857 में ही हुआ था। तो 1857 में साथियों लखनऊ की तरफ से विद्रोह का नेता कौन था। तो लखनऊ की तरफ से साथियों विद्रोह का नेता है बेगम हजरत महल। कौन थी उस समय साथियों? तो बेगम हजरत महल जो थी यह लखनऊ से विद्रोह का नेता थी। तो और साथियों प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब स्टार्ट हुआ, तो 1857 में स्टार्ट हुआ था। ध्यान में रखिएगा साथियों, इम्पोर्टेंट है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था। उस समय साथियों लखनऊ से साथियों बेगम हजरत महल विद्रोह की नेता थी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों स्टार लगा के चलिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न साथियों, और एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार फिर आपसे कहूँगा कि क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। आपके जिन दोस्त का एग्जाम एसएससी एमटीएस में लगा है, चाहे सीजीएल में लगा है, चाहे किसी भी एग्जाम में लगा है साथियों, उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न कि वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता थे। साथियों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न आपसे पूछा है। प्रश्न को पूछने का तरीका थोड़ा अलग है कि वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता, इस प्रकार से पूछा है। बट आपको ध्यान में रखना है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले नेता कौन थे। तो ये थे साथियों एचपी ब्लावात्स्की। कौन थे? तो साथियों एचपी ब्लावात्स्की जो थे यह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों एचपी ब्लावात्स्की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न की क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न की क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया। तो साथियों क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया था साथियों प्लैंक ने। किसने? तो प्लैंक ने किया था साथियों। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न साथियों। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इसका आविष्कार साथियों प्लैंक ने किया था। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न की विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। साथियों विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। तो देखिए साथियों विश्व का सबसे बड़ा पठार है साथियों कहाँ का, तो साथियों विश्व का पूछा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है साथियों तिब्बती पठार। कौन सा पठार? तो तिब्बती पठार जो है विश्व का सबसे बड़ा पठार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों तिब्बती पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तिब्बती पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 20 दिख रहा है साथियों। प्रश्न की निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के चलिए साथियों, पूछा जा सकता है कि कौन सा तत्व साथियों हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी आर्गन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में स्थित है। तो साथियों जो नाइट्रोजन है साथियों यह हवा में एक प्रमुख अनुपात के रूप में मौजूद होता है। तो नाइट्रोजन साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न की निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है। साथियों देखिए साथियों रबर का प्रमुख उत्पादक भी है और उसकी राजधानी बैंकॉक है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों
रबर का उत्पादक प्रमुख देश है साथियों थाईलैंड। कौन सा है? तो साथियों थाईलैंड है। और इसकी राजधानी साथियों कौन सी? तो बैंकॉक इसकी राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक देश भी है। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न है कि चट्टान में उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? चट्टान में साथियों कहाँ पे? तो साथियों चट्टान में उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? प्रश्न का साथियों लेवल देख रहे हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है कि चट्टान में उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं। तो साथियों चट्टानों में उत्तल लेंस को एंटी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो एंटी लाइन साथियों चट्टान में उत्तल लेंस को बोला जाता है। तो एंटी लाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है साथियों। पहले तो इसको पे स्टार लगा के चलिए, हो सकता है एग्जाम या प्रश्न आपसे पूछ ले। तो प्रश्न है कि सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? देखिए साथियों सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो देखिए इसका ऋग्वेदिक नाम है साथियों सुतुद्री। क्या कहते हैं इसको? तो सुतुद्री कहते हैं साथियों। तो सुतुद्री ऋग्वेदिक में सतलुज नदी को कहते हैं। तो देखिए साथियों सा से सतलुज और साथे सु से सुतुद्री। तो सा से सतलुज, साथे से सतुद्री। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सतलुज नदी को ऋग्वेदिक में सुतुद्री के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 24 है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी साथियों रोम है। तो यह किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों जो इटली की राजधानी रोम है साथियों, रोम यह स्थित है साथियों टाइबर नदी के किनारे। किस पे? तो साथियों टाइबर के। तो ऑप्शन नंबर बी में साथियों तीबर लिखा है। कई बार साथियों आपको ऑप्शन में तीबर लिख के आएगा और कई बार साथियों आपको टाइबर भी लिख के आएगा। क्या आएगा साथियों? तो टाइबर भी लिख के आएगा। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो टाइबर नदी के किनारे साथियों रोम यानी इटली की राजधानी रोम स्थित है। तो टाइबर नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तीबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न की ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साथियों ऑप्टिकल फाइबर जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह साथियों कौन से सिद्धांत पे करता है? तो यह साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पे? तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है साथियों यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है साथियों। प्रश्न की गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? स्टार लगा के चलिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है प्रश्न कि गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है साथियों। तो यह साथियों कवक होता है कोलेट्रोचियम फाल्कटम। कौन था साथियों? कोलोट्रेचियम फाल्कटम साथियों जो है यह गन्ने की लाल जड़ के लिए जिम्मेदार कवक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलेट्रोचियम फाल्कटम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य साथियों होते हैं यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों प्रधानमंत्री के कर्तव्य यानी प्रधानमंत्री का दायित्व जो होता है कार्य का, तो यह आता है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। तो साथियों किसमें? तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 78 इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है साथियों। प्रश्न की न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न की न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो देखिए साथियों न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री था हॉविल तस्मान। कौन था? तो साथियों हॉविल तस्मान था जो न्यूजीलैंड देश की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों कि भारत की खोज किसने की थी। साथियों भारत की खोज किसने की थी? आप कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। यदि आप कमेंट में नहीं बता पाएंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका उत्तर जरूर बता दूंगा। बट यह उत्तर साथियों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत की खोज किसने की थी। और प्रश्न था कि न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो यह था साथियों हॉविल तस्मान। तो हॉविल तस्मान जो था यह न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है साथियों। प्रश्न कि भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जो भारत में रबी का फसल होता है
उसमें साथियों कौन सी फसल काटी जाती है? तो भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। कौन सी फसल? तो साथियों गेहूँ फसल साथियों यह काटी जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न की बुलेट प्रूफ खिलाड़ियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? साथियों जो बुलेट प्रूफ खिलाड़ी होते हैं इनमें कौन सी फाइबर का प्रयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगा के चलिए, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि बुलेट प्रूफ खिलाड़ियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है। तो इस फाइबर का नाम है साथियों पॉलीकार्बोनेट। कौन सा? तो साथियों पॉलीकार्बोनेट साथियों यह बुलेट प्रूफ खिलाड़ियों में किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ खिड़कियों में साथियों, सॉरी साथियों, खिलाड़ी को खिड़की मुँह से निकल गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्लीज़ साथियों इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि खिड़कियों को मुंह से हमारे खिलाड़ी निकल गया है। तो प्लीज़ हमारे मुंह से साथियों जल्दबाजी में गलती से निकल गया है, तो इसको आप ध्यान में मत दीजिएगा साथियों। और प्रश्न था कि बुलेट प्रूफ खिड़कियों में साथियों किस में? तो बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? साथियों गलती से खिड़कियों को खिलाड़ी बोल दिया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़कियों में साथियों पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीकार्बोनेट साथियों बुलेट प्रूफ खिड़कियों में इनका उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों पॉलीकार्बोनेट। चलिए प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। अब तक साथियों हमने करते हुए टॉप 30 प्रश्न कर लिए हैं, बस हमारे पास 5 प्रश्न और बचे हैं। तो इन 5 प्रश्नों को हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इनका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताना कि आप टॉप 35 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं। आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टिक करते चलिएगा। और क्लास को साथियों इसी हिसाब से देखिएगा कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, मुझे ये प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग से देखेंगे साथियों तभी क्लास में साथियों काफ़ी इंटरेस्ट और मज़ा आने वाला है। चलिए साथियों 30 प्रश्न कर चुके हैं, 5 प्रश्न और बचे हैं, उन 5 प्रश्नों को हम देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो साथियों यह साथियों राज्य है गुजरात। साथियों गुजरात जो है इस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। गुजरात की साथियों सबसे लंबी तटरेखा आती है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, कमेंट में बताना कि गुजरात के तट को क्या बोला जाता है? गुजरात के तट को क्या कहते हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुजरात के तट को क्या कहा जाता है। और साथियों गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 32 है। प्रश्न की निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे साथियों जिन्हें सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों कौन? तो आशापूर्णा देवी। साथियों आशापूर्णा देवी जो हैं इनको साथियों सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि आशापूर्णा देवी को साथियों सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी साथियों गलती से 35 प्रश्न बोल दिया था। आज हमारे पास साथियों सिर्फ 32 ही प्रश्न है। साथियों टाइपिंग में साथियों 32 ही प्रश्न टाइप हो पाए थे, तो इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हमने समझा साथियों हमारे पास 35 प्रश्न हैं, तो प्लीज़ साथियों आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अगली वीडियो में आपको 4 या 5 प्रश्न एक्स्ट्रा करवा दूँगा। तो साथियों हमारे पास केवल 32 ही प्रश्न थे, हम समझे कि हमारे पास 35 प्रश्न हैं। तो प्लीज़ साथियों आज 32 ही प्रश्न करेंगे। तो टॉप 32 में से आपने कितने प्रश्न सही किए इनका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगली वीडियो में साथियों हम एक्स्ट्रा प्रश्न को लेकर के करवा दूंगा। इसके लिए साथियों आपसे दिल से क्षमा चाहता हूँ। गलती से साथियों हमने 35 प्रश्न कह दिया था, साथियों ध्यान नहीं था, केवल 32 ही प्रश्न हमारे पास थे। अगली वीडियो में साथियों मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करवा दूंगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि 32 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं। प्लीज़ आप कमेंट में बताना। और क्लास कैसी थी क्लास के बारे में भी बताना। और साथियों यदि आपको क्लास ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो, आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके साथियों एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे सीजीएल, चाहे एमटीएस, चाहे जीडी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए साथियों क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी साथियों।
जीके का साथियों कोई तोड़ नहीं होता, जीके कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो जीके साथियों लगभग मैं तो यही मानता हूँ कि जीके लगभग साथियों सभी एग्ज़ाम का देख लेना चाहिए, क्योंकि जीके साथियों कहीं से भी हमसे पूछा जा सकता है। तो जीके साथियों अगर आपको कहीं से भी मिले, आप एमटीएस एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जीके साथियों कहीं से भी आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं साथियों कि आप फालतू जीके पढ़ लीजिए जो एग्ज़ाम से संबंधित ना हो। वहीं जीके पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हों। तो उन्हीं जीके को आपको पढ़ना है, हमें फालतू जीके को नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट जीके हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उसी के अकॉर्डिंग साथियों हमको पढ़ना है। तभी साथियों हम एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बस साथियों बस यही कहना था आपसे। कल वाली क्लास में साथियों आपको एक्स्ट्रा प्रश्न 2-3 प्रश्न बढ़ा के करवा दूंगा। आज हमारे पास 32 ही प्रश्न थे। 32 में से कितने प्रश्न सही किए इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताना। और क्लास कैसी थी, क्लास के बारे में भी बताना। फिर यही कहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करना। चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, कल वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथियों जो साथी आपके एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं और एमटीएस की तैयारी दोनों साथ में करते हैं, तो उनके लिए साथियों 6 सितंबर से आपकी क्लास रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, इन तीनों की क्लास साथियों एक में ही रहने वाली है। तो आप साथियों 6 तारीख से वह ज़रूर देखना। और एमटीएस वाले बच्चे जीके के एग्ज़ाम को अगर टारगेट सॉरी साथियों जीके के पोर्शन को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो एसएससी जीडी में साथियों जब हम जीके और साथियों हिंदी और रीजनिंग इनका जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो उनमें से साथियों सिर्फ आप जीके का पोर्शन देख लेना। जो एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों सिर्फ जीके आप देख लीजिएगा, तो आपका साथियों हो सकता है 2 या 3 प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाए। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, मस्त रहना।